जनवरी की वो रात केवल ठंडी नहीं थी, वो जानलेवा थी। उत्तर भारत के उस सुदूर गांव दाशपुर में कोहरा इतना सघन था मानो किसी सफेद अजगर ने पूरे गांव को निगल लिया हो। आसमान में चांद बादलों की काली परतों के पीछे इस तरह दुबका था जैसे वो नीचे होने वाले खूनी खेल का गवाह नहीं बनना चाहता। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कनें कान के पास किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बरगद के सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी के चलने का भ्रम पैदा कर रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई भागने की आवाज आई। वो हरिया था। उसके फटे हुए सूती कुर्ते के बटन टूट चुके थे और उसकी धोती का एक सिरा कांटों में उलझ कर फट गया था। उसके नंगे पैर जमी हुई ओस और नुकीले पत्थरों पर पड़ रहे थे जिससे खून रिस रहा था, लेकिन उसे दर्द का होश नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। ठंड में पसीना आना मौत की आहट जैसा था। उसकी फटी हुई आंखों में केवल एक ही छवि बसी थी, वो सफेद हाथ जो इंसानी नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो मंजर घूम रहा था। वो कुटिया के पास से गुजर रहा था जब उसने देखा कि कोहरे के बीच से दो लंबी सफेद उंगलियां जमीन पर पड़ी एक देह को घसीट रही थी। वो देह तड़प रही थी पर उससे आवाज नहीं निकल रही थी। उसने देखा था कि कैसे उस देह की हड्डियां तड़कने की आवाज आई थी, जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। हरिया के भीतर का डर उसे चिल्लाने भी नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो। अगर वो रुक गया तो वो काली परछाई उसकी रूह खींच लेगी। उसे लगा कि कोहरे में कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। हरिया, रुक जा, कहां भागेगा? वो बदहवास होकर अपने बचपन के मित्र भोला के घर की ओर भागा। रास्ते में वो 2 बार कीचड़ भरे गड्ढे में गिरा। उसका कंधा दीवार से टकराया, पर वो उठता और फिर भागता। जब वो भोला की गली में पहुंचा तो उसकी आंखों में धुंधलापन छाने लगा था। उसने अपनी बची कुची ताकत लगाकर भोला के लकड़ी के भारी दरवाजे पर प्रहार करना शुरू किया। भोला, ओ भोला, किवाड़ खोल भाई, खुदा के वास्ते जल्दी आ। वो मेरे पीछे है, वो मुझे मार डालेगी। भोला, दरवाजा खोल। उसकी आवाज में ऐसा आदिम डर था जो केवल वही इंसान महसूस कर सकता है जिसने मौत को अपनी गर्दन पर सांस लेते हुए देखा हो। गांव के दूसरे छोर पर भोला का घर किसी किले की तरह शांत था। भोला अपनी गहरी नींद में डूबा हुआ था, पर हरिया की चीखें किसी नुकीले खंजर की तरह उसकी नींद को चीर गईं। उसे लगा शायद गांव पर डकैतों ने हमला किया है या कोई जंगली जानवर घुस आया है। उसकी पत्नी धनिया भी डरकर उठ बैठी और अपना बच्चा सीने से चिपका लिया। भोला ने कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाई। उसने अपनी पुरानी पीतल की लालटेन रोशन की। जैसे ही उसने कुंडी खोली, सामने का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। हरिया चौखट पर ढह गया। उसका रंग हल्दी जैसा पीला पड़ चुका था और उसके मुंह के कोनों से सफेद झाग निकल रहा था। उसकी आंखें स्थिर थीं, पुतलियां ऐसी फैली हुई थीं मानो फट जाएंगी। धनिया पीछे से चीख पड़ी, हे भगवान, हरिया भाई को क्या हुआ? अरे हरिया, क्या हुआ रे? तू इस हाल में जैसे साक्षात यमराज को देख लिया हो। तेरी देह तो बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी पड़ रही है, और ये पसीना, बोल कुछ। उसके दांत किटकिटा रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भोला, वो उत्तर वाले खेत, जमींदार की वो पुरानी कुटिया, वहां मौत नाच रही है। मैंने देखा, उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। वो वापस आ गई है भोला। जो कहानी काका सुनाते थे वो सच है। मंजरी का जाग गई है। भोला को पहले लगा कि शायद हरिया ने महुआ की शराब पी ली है, लेकिन हरिया की आंखों में जो आतंक की गहराई थी वो कोई नशा पैदा नहीं कर सकता था। भोला ने तुरंत अपनी 5 हाथ लंबी मजबूत लाठी उठाई
जिस पर पीतल के छल्ले मड़े थे और लालटेन की लौ तेज की। दानिया, अंदर से कुंडी लगा ले और जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। हिम्मत रख हरिया, अगर कोई इंसान है तो मेरी लाठी जवाब देगी और अगर कुछ और है तो भगवान मालिक है। चल देख ही लेते हैं कि आखिर भला क्या है। दोनों उस खौफनाक रात में दोबारा कोहरे के समंदर में उतर गए। जैसे जैसे वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, सन्नाटा और भी भारी हो गया। कोहरा अब इतना गाढ़ा था कि लालटेन की रोशनी भी 3 कदम आगे नहीं देख पा रही थी। गांव के आवारा कुत्ते, जो आमतौर पर हर आहट पर भौंकते थे, आज अपनी दुम दबाए दुबके हुए थे। हवा की दिशा अचानक बदल गई। वो बर्फीली हवा अब असहनीय रूप से गर्म और भारी महसूस होने लगी। वातावरण में एक ऐसी सड़ांध फैल गई जैसे हफ्तों पुराना सड़ा हुआ मांस और लोहे जैसी खून की गंध मिल गई हो। कुटिया के पास पहुंचते ही लालटेन की रोशनी थरथराने लगी, मानो तेल खत्म हो गया हो, जबकि वो पूरी भरी थी। भोला ने देखा कि जमीन की मिट्टी काली पड़ गई थी, जैसे वहां तेजाब गिरा हो। वहां एक लाश पड़ी थी, गांव के ही एक राहगीर रामू की। उसकी आंखें अपने कोटरों से बाहर निकल आई थी और उसका चेहरा इतना भयानक रूप से विकृत था कि पहचानना मुश्किल था। उसका शरीर किसी कागज की तरह मुड़ा हुआ था। रीढ़ की हड्डी पीठ के पार निकल आई थी। अचानक कुटिया के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। वो कोई साधारण रोना या चिल्लाना नहीं था, वो कई आवाजों का एक डरावना मिश्रण था, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ फुसफुसा रही हों और अगले ही पल जोर से अट्टहास कर रही हों। कुटिया की टूटी खिड़कियों से एक धुंधली नीली रोशनी बाहर झांक रही थी। चले जाओ यहाँ से। यह मिट्टी मेरा शरीर है, ये हवा मेरी सांस। 40 साल की तरफ 40 साल की वो भूख आज मिटेगी। जो भी यहाँ कदम रखेगा उसका मांस मेरी मिट्टी को सींचेगा। भाग जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां गिनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तभी कुटिया के जर्जर दरवाजे अपने आप इतनी जोर से पिटने लगे कि ऐसा लगा जैसे अंदर कोई विशाल दैत्य बंद है। लालटेन का कांच चटक गया। बोला की पकड़ लाठी पर ढीली पड़ने लगी। उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा है। भोला और हरिया की हिम्मत जवाब दे गई। वे अपनी लाठी वहीं छोड़कर पागलों की तरह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरी काका के घर की ओर भागे। उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला लाठी डंडे का नहीं, बल्कि रूहों के पुराने हिसाब का है। हरी काका गांव के इतिहास की जीवित किताब थे। उनकी उम्र 90 के पार थी। उनकी खाल लटक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। काका, अनर्थ हो गया। मंजरी का उस कुटिया में उसने रामू को मार दिया। पूरा गांव खतरे में है काका। काका के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं आई, बस एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने अपनी कांपते उंगलियों से संदूक खोला और एक पीली पड़ चुकी फटी हुई डायरी निकाली, जिसके पन्ने समय की मार से भूरे हो चुके थे। तो आखिरकार वो समय आ ही गया। नियति का क्रूर चक्र घूमकर वहीं आ पहुंचा है। आज ग्रहण की रात है और मंजरिका के प्रतिशोध की आग फिर से धधक उठी है। वो आग जो मैंने अपनी आंखों से जलते देखी थी। पर काका, वो थी कौन? लोग कहते हैं वो कोई डायन थी, पर सच क्या है? हमें सच जानना होगा ताकि हम उससे लड़ सकें। मंजरिका कोई डायन नहीं थी, उसे डायन बनाया गया था। 50 साल पहले वो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसे संगीत से प्यार था। उसकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। लेकिन जमींदार गजराज सिंह की गिद्ध जैसी नजर उस पर पड़ी। जब उसने झुकने से मना किया तो पूरे गांव ने जमींदार के डर से मिलकर उसे कलंकिनी करार दे दिया। उसे इसी कुटिया में भूखा प्यासा कैद कर दिया गया। किसी ने उसे एक घूंट पानी तक नहीं दिया। एक ऐसी ही जनवरी की रात जब कोहरा इतना ही घना था, उसने अपनी उंगलियों से दीवारें खुरचते खुरचते दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसने अपने ही खून से जमीन पर लिखा था कि वो लौट कर आएगी और इस गांव के हर वंशज की नींद छीन लेगी। काका ने आगे बताया कि 40 साल पहले
उसने गांव के पुरुषों का शिकार शुरू किया था। तब एक तांत्रिक ने उसे लोहे की अभिमंत्रित कीलों से कुटिया के भीतर बांध दिया था। लेकिन समय के साथ लोहे को जंग लग गया और गांव के लोगों का डर कम होने लगा, जिससे उसकी शक्ति फिर से जाग गई। गांव के बाहर शमशान के पास जंगल की शुरुआत में एक छोटी सी गुफा थी, जहां सिद्ध तांत्रिक अघोर बाबा रहते थे। जब काका, भोला और हरिया वहां पहुंचे तो मंजर अजीब था। बाबा के चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी और वे बिना किसी सहारे हवा में थोड़ा ऊपर उठे हुए ध्यान मुद्रा में थे। उनके सामने जल रही धूनी की आग का रंग नीला था और उसमें से तेज चिंगारियां निकल रही थी। देर कर दी हरि, उसकी भूख अब केवल मांस से नहीं, आत्माओं से मिटेगी। उसने पाताल की तामसिक शक्तियों को सिद्ध कर लिया है। 40 साल का कारावास उसे कमजोर नहीं बल्कि एक महापिशाचिनी बना चुका है। उसने अपनी चीखों को शस्त्र बना लिया है। बाबा नीचे आए। उनकी आंखों में एक दिव्य और डरावनी चमक थी। उन्होंने हरि काका को देखा और उनके पास गए। आज रात या तो मंजरी का मुक्ति पाएगी या ये गांव हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। कोरे की हर बूंद में उसका जहर है। संभल कर चलना, उसके साए को मत छूना, वरना तुम्हारी रूह उसी क्षण भस्म हो जाएगी। उन्होंने भोला को एक काला धागा दिया और हरिया को भी एक। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा कवच है। जब वे चारों कुटिया के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। कुटिया के चारों ओर हवा का एक काला चक्रवात घूम रहा था, जिसमें सूखे पत्ते और पत्थर तेजी से घूम रहे थे। जैसे ही बाबा ने अपनी अभिमंत्रित छड़ी से सीमा रेखा पार की, कुटिया का दरवाजा एक धमाके के साथ उड़ गया और अंदर से एक विशालकाय काली छाया बाहर निकली। वो मंजरीका थी। उसकी देह पारदर्शी थी, लेकिन उसके बाल नागिनों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दूध जलते हुए कोयलों जैसी दिख रही थी। उसके हाथ की उंगलियां अब लंबी और नुकीली तलवारों जैसी हो गई थी। तांत्रिक, तूने 40 साल पहले मेरे साथ छल किया था। आज तेरी तंत्र विद्या मेरा क्या बिगाड़ेगी? देख, मेरे हाथ अब केवल मांस नहीं चाहते, मुझे इस पूरे गांव की चीखें पीनी है। मैं जमींदार के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। उसने हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने भोला और हरिया को हवा में उठाकर पास के पुराने बरगद के पेड़ से दे मारा। हरि काका जमीन पर गिर पड़े और उनकी माला टूट गई। बाबा ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। बाबा ने अपने डंडे से हवा में प्रहार किया। डंडे से नीली बिजली जैसी चिंगारियां निकली और मंजरिका के सुरक्षा कवच को चीरने लगी। मंजरिका ने एक भयानक चीख मारी, जिससे गांव के घरों के शीशे चटक गए और पशु बेकाबू होकर भागने लगे। बाबा का शरीर कांप रहा था और उनके कान से खून बहने लगा था। बाबा ने अपनी अंतिम युक्ति अपनाई। उन्होंने अपनी अनामिका उंगली काट ली और अपने खून से जमीन पर एक महायंत्र बनाया। जैसे ही उन्होंने अंतिम बीज मंत्र पढ़ा, जमीन फट गई और वहां से सुनहरी जंजीरें निकली, जिन्होंने मंजरिका की रूह को जकड़ लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं फिर हार गई, लेकिन याद रखना, मैं मिट्टी हूँ, मैं हवा हूँ। तुम मुझे कैद कर सकते हो, मार नहीं सकते। मैं फिर लौटूंगी जब ये जंजीरें फिर कमजोर पड़ेंगी, जब गांव का कोई लालची इंसान मेरी कब्र खोलेगा। 40 साल बाद मैं फिर आऊंगी। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वो काली परछाई धुएं के गुबार में बदल गई। कुटिया मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। उसके जाने के बाद तो सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति भारी थी। पर गांव वालों के दिलों में जो डर बैठा था, उसका कोई इलाज नहीं था। बाबा, क्या वो सच में चली गई? बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती है। उसने 40 साल का वादा किया है, अगली बार वो और भी भयानक होकर आएगी, क्योंकि तब हम में से कोई इसे रोकने वाला नहीं बचेगा। काका, अब हम अपने बच्चों को केवल खेती नहीं सिखाएंगे, हम उन्हें अपनी सुरक्षा, प्राचीन मंत्रों का ज्ञान और अपने इतिहास की सच्चाई सिखाएंगे। हम इस गांव की सीमाओं पर पीतल की कीलें गाड़ेंगे
और रक्षा कवच बनवाएंगे। गांव के स्कूल में अब एक नई कक्षा शुरू होगी, अतीत का बोध।